नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी टेट के एसएसटी क्वेश्चन सीरीज के मैराथन का चौथा क्लास है और इसमें हम देख रहे हैं आपका सामाजिक अध्ययन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में यह बात की कि यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने में अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। ऑप्शन है एडवर्ड लुटियंस या वायसराय लिटन या वायसराय हार्डिंग या हर्बर्ट बेकर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है वायसराय हार्डिंग। इसके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं कि दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने के पीछे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने यह वजह बताई कि यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। वास्तुकार हर्बर्ट बेकर की राय में नई राजधानी अच्छे शासन और एकजुटता का प्रमाण प्रतीक होना चाहिए, जो ब्रिटिश शासन के तहत भारत में इतिहास में एक नई बात है। भारत में ब्रिटिश शासन केवल शासन और संस्कृति की एक परत भर नहीं है, अपितु यह एक पनपती हुई नई सभ्यता है जिसमें पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण है। आगे की अगर हम बात करें कि यहाँ पे एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट जो बेकर हैं, एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर नामक दो वास्तुकारों को नई दिल्ली और इसकी इमारत का डिजाइन तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित सूची का मिलान करना है। अब यहाँ पे दिया है भाषाविद। तो भाषाविद किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा कि भाषा ए का होगा। आपका भाषाविद कहा जाता है कि जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषाविद कहते हैं। बी जो दिया है मुंशी, मुंशी किसे कहते हैं? तो जो फारसी पढ़ना और लिखना और पढ़ाना जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? मुंशी कहते हैं। तो बी का हो जाएगा 2। उसके बाद सी कह रहा है कि प्राच्यवादी किसे कहते हैं? तो जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखता हो उसे हम लोग प्राच्यवादी के नाम से जानते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सी का, बी का 1 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका वार्नाकुलर क्या था? तो बेसिक तौर पे भाषा या बोली जो मानक से अलग हो। ठीक है, वार्नाकुलर क्या था? तो भाषा या बोली जो बेसिक तौर पे मानक से अलग था। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते थे कि मानक भाषा से अलग था, उसे हम लोग वार्नाकुलर कहते हैं। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि प्राचीन समय में भारत में तीर्थयात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ पे कहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला जो कह रहा है आपका कि फासियन भारत में संस्कृत सीखने और भारत व चीनी राजाओं के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने आया था। तो ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि चैन तास्यांग बुद्ध के जीवन, चैन तास्यांग का मतलब कि आपके वेनसांग के बारे में बात कर रहा है। तो वेनसांग बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों व प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने आया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और उसके बाद आपका कह रहा है कि चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताब व देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। तो तीसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बी और सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। अब इसके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं कि प्राचीन समय में भारत में तीर्थयात्री जैसे कि वेनसांग बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों व बौद्ध मठों को देखने आया था तथा चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताब व देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। फायान की बात करें तो फायान जो है, यहाँ पर फायान लिखा है, तो फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। यह बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन तथा प्रमुख बौद्ध स्थानों को देखने की लालसा के कारण भारत आया था। और फायान ने पाटलिपुत्र में स्थित अशोक के राजमहल को देवताओं द्वारा निर्मित बताया था। तो यह व्यापार के संबंध में फायान भी नहीं आया था। यह किसके लिए आया था? बेसिक तौर पे बौद्ध धर्म से संबंधित चीजों के लिए आया था। तो यहाँ पे व्यापार के संबंध में दिया है, इसलिए आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत होता है। अगला जो प्रश्न है आपका वह दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कथन और कारक दिया गया है। तो कथन कह रहा है कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे पराजित शासकों ने जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। तो जो कि बिल्कुल आपका सही कह रहा है।
और कारण कह रहा है कि राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। तो कारण भी आपका सही है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन ए आपका सही है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मैचअप करना है और यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में दिया गया है कि जिक्र किसे कहते हैं, सूचीबद्ध दिया है। तो बेसिक तौर पे नाम का जाप करना, ठीक है, जिक्र ए है, तो बेसिक तौर पे नाम का जाप करना क्या कहलाता है, जिक्र कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद दिया रस्क, रस्क का मतलब होता है कि बेसिक तौर पे रस्क जो होता है नृत्य को कहते हैं। तो यहाँ पर बी का हो जाएगा 1, ये आपका बी हो जाएगा। उसके बाद दिया है आपका समा, समा का मतलब होता है गाना, तो सी का मतलब कि हो जाएगा समा। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे सी का होगा सेकेंड। और उसके बाद दिया है मुरीद, तो मुरीद किसे कहते हैं, तो अनुयायियों को हम लोग मुरीद कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा डी। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, और इसमें भी कथन और कारण दिया गया है। तो कथन कह रहा है कि मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया है। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे कथन ए तो आपका सही है, बिल्कुल सही है आपका। और आगे कह रहा है कि संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। तो आपका कारण भी सही है कि जो संगम कवि थे वह क्या थे, अज्ञात यूनानियों के समकालीन थे, लेकिन कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इस कारण से आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है कि ए और आर दोनों तो सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब इसके बारे में बेसिक तौर पर हम जानते हैं कि तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। अगर तमिल साहित्य की बात करें जो संगम काल हम कहते हैं, तो लगभग इनकी रचना 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत में विभिन्न स्थानों से कवियों और रचनाकारों का सम्मेलन हुआ, जिसमें ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया। श्री एन सुब्रमण्यम के अनुसार संगम काल की अवधि जो थी वह लगभग 300 ईसा पूर्व यानी कि बीसी से लेकर आपका 300 ईस्वी तक रही, यानी कि एडी तक रही मानी जाती है। इसी कालखंड में यूनानी साहित्यकार मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी आदि मतलब बेसिक तौर पे भारत आए, जो संगमकालीन कवियों के क्या थे, समकालीन थे। तो यहाँ पे जो बेसिक तौर पे कि ए और आर यानी कथन और कारण तो सही है, लेकिन कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे जब क्वेश्चन है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या किताब में गढ़ कटंगा वे गोड़ साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है कि पातशाहनामा या जहांगीरनामा या बाबरनामा या अकबरनामा। तो बेसिक तौर पे यहाँ पर गढ़कटंगा में जो गोड़ साम्राज्य था उसका उल्लेख अकबरनामा में मिलता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला। यहाँ पे जानते हैं कि अकबर के शासनकाल का इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है, जिसमें गढ़कटंगा के गोड़ साम्राज्य के 70,000 गांवों को उल्लेख मिलता है। यह अकबर की जीवनी है, जिसके लेखक अगर अकबरनामा की बात करें तो यह अकबर की जीवनी है और इसके लेखक अबुल फजल हैं। राजा संग्राम शाह के अधीन गढ़ राज्य का विस्तार किया गया था। तो अगर गोड़ राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो राजा थे उनका नाम क्या था, संग्राम सिंह, ठीक है। और संग्राम सिंह के द्वारा गोड़ साम्राज्य का विस्तार किया गया था। अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल हैं, ठीक है, अबुल फजल हैं। तो गोड़ साम्राज्य के बारे में हमें अकबरनामा से ही बेसिक तौर पे जानकारियां मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूची ए को यानी कि लिस्ट एक्स को लिस्ट वाई से मिलाना है। तो यहाँ पे दिया गया है परती। तो परती किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जानते हैं आप सभी लोग, गांव में बोला जाता है परती। तो बेसिक तौर पे परती किसे कहा जाता है, तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को हम क्या कहते हैं, परती के नाम से जानते हैं। तो ए का हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद दिया है साल। तो साल क्या है, तो बेसिक तौर पे आपने सुना होगा कि साल का क्या होता है, एक वृक्ष हो जाए तो होता है। तो बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका बी होगा। उसके बाद दिया महुआ। तो महुआ बेसिक तौर पे एक फूल जिससे शराब बनाई जाती है। तो आपने पता है कि महुआ के फूल से क्या होता है, शराब बनाई जाती है। तो सी का हो जाएगा आपका 2। और उसके बाद दिया है डी बेवड़। क्या है, तो बेवड़ बेसिक तौर पे घुमंतु खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं बेवड़। तो घुमंतु खेतों के लिए इस्तेमाल शब्दों के लिए हम बेवड़ का प्रयोग करते हैं। तो डी का हो जाएगा आपका 4। तो ये आपका सही मैचअप होता है।
अगला जो क्वेश्चन है वह पूछ रहा है कि औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अब यहाँ पे पहला जो कह रहा है कि विधवा विवाह के पक्ष में साल 1756 में एक कानून पारित किया गया था, तो यह गलत है क्योंकि विधवा विवाह के संबंध में जो कानून पारित किया गया था साल 1856 में पारित किया गया था, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है आपका कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही होता है कि बेसिक तौर पे इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। तीसरा और चौथा ऑप्शन भी पढ़ते हैं कि विधवा विवाह कानून पारित होने के बाद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। तो बेसिक तौर पे जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो विधवा विवाह पारित होने के बाद भी ठीक है विधवा महिलाओं के विवाह की जो संख्या थी उसमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, बेसिक तौर पे उनकी संख्या कम ही थी। और चौथा कह रहा है कि जिन विधवाओं ने विवाह किया उन्हें समाज ने आसानी से स्वीकार किया, यहाँ तक कि रूढ़िवादी तबके ने भी इसकी प्रशंसा की, तो यह भी बेसिक तौर पे गलत है क्योंकि जिन विधवा महिलाओं ने बेसिक तौर पे विवाह किया समाज उन्हें स्वीकार नहीं किया था और रूढ़िवादी तबके ने तो इनका हमेशा बेसिक तौर पे विरोध किया। तो आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो आपका बी वाला सही है। अब इसके बारे में जानते हैं कि प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार की ओर से लॉर्ड डलहौजी ने उनका यह सुझाव मान लिया और साल 1856, जैसा कि मैंने बताया कि साल 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर रहते हुए सभी जातियों को संस्कृत पढ़ने का अवसर भी प्रदान किया था। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में ए और बी को पढ़ें तथा सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे कह रहा है सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला जो कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था, तो बेसिक तौर पे आपका पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होता है। क्यों गलत है आगे हम एक्सप्लेन देखेंगे। और दूसरा कह रहा है आपका कि कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जाति गैर बराबरी की भी आलोचना की, तो यहाँ पे बेसिक तौर पे आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट सही होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सही स्टेटमेंट का चयन कीजिए, तो यहाँ पे बी वाला सही होगा, केवल बी आपका स्टेटमेंट सही है। अब इसके बारे में जानते हैं कि कुछ समाज सुधारक जो थे जाति गैर बराबरी के विरोध में थे, इसलिए उन्होंने इसकी आलोचना की। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था, न कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। आगे जानते हैं कि राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनका जो पहला ग्रंथ था फारसी में था जिसका नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन, ठीक है। इसका हिंदी में बेसिक तौर पे नाम होता है एकेश्वरवादियों को उपहार, जो कि प्रकाशित हुआ, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया तथा एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। तो हालांकि मैंने आपको बेसिक तौर बताया कि यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट जो है बी वाला सही है। पहला वाला क्यों गलत है, क्योंकि अनुवाद जो करने वाले थे वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं थे, वह कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला जो कह रहा है कथन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, तो यह भी आपका कारण भी सही है। और कारण जो है इसीलिए उन्होंने बेसिक तौर पे मंदिर प्रवेश आंदोलन का अगुवाई किया था कि सभी लोग जानें कि किस प्रकार से जाति के पूर्वाग्रह की जकड़ हमारे समाज में कितनी मजबूत है, इसलिए उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने वाले आंदोलन की अगुवाई की थी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर ने साल 1927 में मंदिरों में प्रवेश आंदोलन को शुरू किया और अंबेडकर ने 1927 से लेकर 1935 के बीच मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन वर्ष 1930 में, ठीक है, साल 1930 में इन्होंने दी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना की और साल 1924 में इन्होंने बंबई में बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना की। दिसंबर 1927 में बी आर अम्बेडकर ने सार्वजनिक कूपों तथा तालाबों से पानी लेने के लिए और अछूतों के अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसमें वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति और पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है।
अगला जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कथन विरसा आंदोलन के विषय में सही है, और यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला जो कह रहा है वह कह रहा है आपका कि विरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, जो कि बिल्कुल सही है। बिरसा मुंडा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के लिए था। दूसरा जो कथन कह रहा है कि विरसा अपने जीवन के उत्तरार्ध यानी कि अपने जीवन के अंतिम समय में मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध करने में लगे थे। आपका बी वाला भी स्टेटमेंट सही होता है। सी कह रहा है कि अंग्रेज मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अंग्रेज थे वह मुंडाओं की जो पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए बिरसा मुंडा ने आंदोलन शुरू किया था। और चौथा कह रहा है आपका कि विरसा के अनुयायियों ने विरसा राज के प्रतीक के रूप में लाल झंडा फहराया था। तो यह भी आपका बेसिक तौर पे गलत है, क्योंकि इन लोगों ने लाल झंडा नहीं फहराया था, इन लोगों ने सफ़ेद झंडा फहराया था। ठीक है, सफ़ेद झंडा फहराया था, इसलिए आपका चौथा वाला भी स्टेटमेंट गलत होता है। तो सही कौन सा है? तो पहला और दूसरा, यानी कि ए और बी ये सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए वाला। अब जानते हैं यहाँ पे कि विरसा का आंदोलन जो था साल 1895 से लेकर साल 1901 तक चला। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था 1895 से लेकर 1901 तक चला, और यह बेसिक तौर पे आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, तथा बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। सफेद झंडा बिरसा मुंडा का राज प्रतीक था। तो इस प्रकार से आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होते हैं, और तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आपके गलत होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, और कथन और कारण यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है कथन कि गांधी ने लोगों को आह्वान किया कि रौलक एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विद्रोह के रूप में अहिंसक दिवस के रूप में शुरू किया जाएगा या मनाया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है कि महात्मा गांधी ने रौलक एक्ट के विरोध के लिए जो डेट चुना था वह 6 अप्रैल 1919 का डेट चुना था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और कारण कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो आपका कारण भी सही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन आपका सही है कि ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों तो सही हैं, लेकिन कारण जो है यानी कि आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब बेसिक तौर पे यहाँ पे जानते हैं कि महात्मा गांधी ने रौलक कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशतावादी बताया था। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हड़तालें की जाएगी। इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो आप यहाँ पे मैंने अच्छे से इसका एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है बी वाला। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कथन तथा कारण को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर तैयार की थी, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ वैसे ही अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, और इसीलिए बेसिक तौर पे जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के आधार को अपना बेस माना। दूसरा कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे 2 मुख्य सैनिक गठबंधनों में से किसी एक में शामिल हो जाएं। तो यह गलत है। बेसिक तौर पे गुट निरपेक्ष ने ये चीज़ क्या था कि हम लोग क्या करें, गुट निरपेक्ष के बेसिक तौर पे जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना इसलिए किया था क्योंकि हम लोग क्या रहेंगे कि न रसिया के सपोर्ट में रहेंगे न ही अमेरिका के सपोर्ट में रहेंगे, हम लोग क्या है न्यूट्रल रहेंगे। तो जिनको न्यूट्रल रहना है वह गुट निरपेक्ष में आ जाए। उन्होंने आह्वान ये नहीं किया था कि आप 2 मुख्य सैनिकों में से किसी एक में शामिल हो जाएं। तो इस प्रकार से आपका कारण क्या है, गलत है, और कथन आपका सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि ए तो सही है लेकिन आर आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें, और यहीं पर आपका कथन और कारण है।
कथन कह रहा है कि पृथ्वी सौरमंडल में एक अद्भुत ग्रह है, जो कि बिल्कुल आपका सही है कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का जो नहीं यानी कि हमारे जो 8 ग्रह हैं उनमें से एक अद्भुत ग्रह है कि जिस पे जीवन है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक है, तो यह भी आपका कारण भी सही है, इसीलिए बेसिक तौर पर पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं कि पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी है, यहाँ पानी एवं वायु की उपस्थिति है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि उपस्थित हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है क्योंकि इसके 2/3 भाग पर पानी उपस्थित है और इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि कब ग्रीनविच यामोत्तर पर सभी स्थानों में दिन का मध्य या दोपहर रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो कह रहा है कि जब सूर्य प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे निम्नतम बिंदु पर होगा, तो यह ऑप्शन आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि जब सूर्य प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर होगा, यह भी आपका गलत है। और अगला है आपका कि जब सूर्य प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे होगा, यह भी आपका गलत है। और चौथा कह रहा है कि जब सूर्य प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि इसी स्थिति में ग्रीनविच यामोत्तर पर सभी स्थानों पर में दिन का मध्य यानी कि दोपहर होगा। अब बेसिक तौर पे जानते हैं ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी। 0 डिग्री देशांतर को प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं जो कि ग्रीनविच ब्रिटिश राज्य के वेधशाला पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव यानी कि विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश डिग्री में मापा जाए तो यहाँ पे कह रहा है बेसिक तौर पे कि विषुवत रेखा ये आपका होता है पृथ्वी और ये आपका इक्वेटर, इसे हम क्या कहते हैं विषुवत रेखा। तो कह रहा है विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश में मापा जाए तो इस कंडीशन में बेसिक तौर पे विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी जो होगी अगर अंश में मापा जाएगा तो यहाँ पे जो आएगा आपका 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा होगा, आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने पता है कि विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है और यहाँ से यहाँ तक कुल 90 देशांतर रेखाएं हैं और अक्षांश रेखाएं हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कुल आपके 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं। तो आपका 0 डिग्री से ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा और 0 डिग्री से यह भी क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। आपसे अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है तो 90 डिग्री ये और 90 डिग्री आपका दक्षिण में और एक विषुवत रेखा मिलाकर कुल आपकी 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो यही पूछ रहा है कि विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव का जो डिग्री होगा कितना होगा तो 90 डिग्री होगा और विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव का जो डिग्री होगा वो कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथन ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पे कथन ए कह रहा है आपका कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी बीच के क्षेत्र में बहुत ठंडी पाई जाती है। तो बेसिक तौर पे आपका ऐसा ही है कि बेसिक तौर पे उत्तरी ध्रुव के बीच में बहुत अधिक ठंडी पाई जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव के बीच और बेसिक तौर पे उत्तरी ध्रुव पे बहुत अधिक ठंडी पाई जाती है। आपने पता है कि ध्रुवों पर क्या होती है बेसिक तौर पे ठंडी होती है। आगे कह रहा है कि शीत कटिबंध में सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है तथा जिसके कारण जो किरणें होती है वो तिरछी पड़ती हैं और कम गर्मी पैदा करती है। तो यह कारण बिल्कुल सही है कि जब से शीत ऋतु आता है तो यह किरणें क्या होती हैं कि बेसिक तौर पे तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण ध्रुवों पर क्या होता है आपका बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। तो आप कह सकते हैं कि कथन और कारण यानी कि आर और ए दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको मैचअप करना है, ठीक है। लिस्ट एक्स दिया है और लिस्ट वाई दिया है कि प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों एवं इनमें पाए जाने वाले वन्य जीवों के बारे में निम्नलिखित
को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है टुंड्रा क्षेत्र। तो टुंड्रा क्षेत्र में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं? तो ए का आपका हो जाएगा थर्ड कि टुंड्रा क्षेत्र में जो होते हैं वह सील, कस्तूरी बैल और ध्रुवी भालू पाए जाते हैं। उसके बाद दिया है आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। बी दिया है आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में जो होते हैं वह सांप, छिपकली और ऊंट जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो बी का हो जाएगा आपका 4। और उसके बाद दिया है शीतोष्ण घास मैदान। तो शीतोष्ण घास स्थल की अगर बात करें तो यहाँ पर जंगली भैंसा, बाइसन और एंटीलोप जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो आपका सी का हो जाएगा 1। और उसके बाद दिया है आपका कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो हैं, घास स्थल जो हैं, तो यहाँ पर बेसिक तौर पे क्या पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में? तो हाथी, जेब्रा और जिराफ पाए जाते हैं। तो डी का हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे आपका डी होगा। तो ये आपका सही मैचअप है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित वर्षा के प्रकार वर्षण को उनकी उचित व्याख्या से सुमेलित कीजिए। तो अब यहाँ पे लिस्ट 1 दिया है और लिस्ट 2 दिया है। तो अब यहाँ दिया है संवहनी वर्षा। तो संवहनी वर्षा का प्रकार कब पाया जाता है? तो संवहनी वर्षा के बारे में जानें तो वाष्पीकरण से गर्म हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो इस दौरान क्या होता है आपका संवहनी वर्षा होता है। तो ए का हो जाएगा 4। उसके बाद दिया है वर्षण। वर्षण किसे कहते हैं? तो बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाता है, इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। तो बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाता है तो इसी स्थिति को हम वर्षण कहते हैं। तो बी का हो जाएगा 3। उसके बाद आपका सी है पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं? तो बेसिक तौर पे आपका गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर पर्वतों पर जाती है। तो इसी को हम क्या कर लेते हैं? पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं। तो सी का हो जाएगा आपका 2। और उसके बाद दिया है डी। ठीक है, तो डी का दिया है आपका चक्रवर्ती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं? तो ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कर लेते हैं? चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। तो डी का हो जाएगा 1। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वह है आपका कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ पे कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, आपका पहला दिया है कि पृथ्वी पे उपलब्ध जल राशि का केवल 3% ही अलवण जल है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि शुद्ध जल अगर ग्लेशियर, नदियों को सभी को मिलाया जाए और भूगर्भिक जल को मिलाया जाए तो लगभग केवल 3% ही जो है वह अलवण जल है। बाकी सारे जल जो है लवणी है वो हमारे उपयोग के नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका कि पृथ्वी पर उपलब्ध पूरी जल राशि का 90% जल महासागरों में पाया जाता है। तो ये आपका गलत है। आगे हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, कि जो बेसिक तौर पे लगभग 71% भाग जो होता है वो महासागरों में पाया जाता है, ना कि 90% पाया जाता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि वायुमंडल से पृथ्वी पर स्वच्छ जल बनता है। तो वायुमंडल से पृथ्वी पर स्वच्छ जल बनता है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि अम्ल वर्षा भी वायुमंडल से होती है, जो कि स्वच्छ जल नहीं होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है। तो इस प्रकार से तीसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका गलत होता है। चौथा कह रहा है कि हिम नदियाँ, नदी, झरने और तालाब स्वच्छ यानी कि पीने योग्य जल के स्रोत हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ए और डी वाला ऑप्शन आपका सही है, बाकी आपका बी और सी वाला ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। अब इसके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से भरा हुआ है, परंतु अलवड़ी जल कुल जल का मात्र केवल 3% ही है। अलवड़ी जल यानी कि पीने योग्य जल को हम लोग अलवड़ी जल कहते हैं। इनके प्रमुख स्रोत जो है नदी है, झरना है और हिमनद है। पृथ्वी पर स्वच्छ जल हिमनदियों तथा वर्षा के जल के द्वारा प्राप्त होता है, न कि वायुमंडल से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जैसा कि मैंने बताया कि ए और डी आपके सही हैं, बी और सी आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथन ए, बी तथा सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पे आपका सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला जो कह रहा है ए कि वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है कि हमें जो गैसें मिलती हैं ऑक्सीजन वो वायुमंडल से ही मिलती हैं, तो जो बिल्कुल सही है आपका ए। दूसरा कह रहा है कि वायुमंडल सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। तो ये भी आपका सही है कि जैसे आप वायुमंडल की परतों को पढ़ेंगे तो वायुमंडल में कुल 5 परतें पाई जाती हैं, ठीक है, और इनमें ही एक आपका पाया जाता है ओजोन परत, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन आपका सही है।
तीसरा कह रहा है कि वायुमंडल 4 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि वायुमंडल 4 नहीं कुल 5 परतों में विभाजित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और बहिर्मंडल, एक कुल 5 मंडलों में विभाजित है, न कि 4 मंडलों में। तो इस प्रकार से आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होता है? ए वाला, कि केवल ए और बी ही सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है। तो अब यहाँ पे आपका पूछा गया है कि कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है। तो पहला कह रहा है कि निम्न दाब से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है वायु, तो जो कि बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि वायु हमेशा उच्च दाब से हाई प्रेशर से यानी कि उच्च दाब से लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब की ओर जाती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि महीन धूल और धुएं से पवन निर्मित होती है, बिल्कुल आपका गलत है। बेसिक तौर पे गर्म और ठंडी वायुओं के द्वारा, ठीक है, हवाएं चलती है, न कि महीन धूल और धुएं से पवन निर्मित होती है। तीसरा कह रहा है कि उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है वायु, तो यह बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और चौथा कह रहा है कि किसी क्षेत्र में वायु प्रवाह पर दबाव की परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल आपका गलत है, कि क्योंकि बेसिक तौर पे किसी वायु प्रवाह पर दबाव की परिस्थितियों पर हमेशा प्रभाव पड़ता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो आपका सी वाला कथन सही है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अशोक को अपने संबंधियों से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना है। अशोक परिवहन के कौन से साधन का उपयोग कर सकता है? तो अब यहाँ पे दिया है आपका जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग या रेल मार्ग। तो बेसिक तौर पे आपने पता है कि दिल्ली से यहाँ पर आपका दिल्ली है और यहाँ पर मुंबई है। तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हमारे पास जल मार्ग नहीं होगा, लेकिन सड़क मार्ग होगा, वायु मार्ग होगा और रेल मार्ग होगा। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी वाला, कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए जल मार्ग नहीं है, सड़क मार्ग है, वायु मार्ग है और रेल मार्ग है। तो इस प्रकार से सही स्टेटमेंट होता है आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों, फैक्ट्रियों में प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ पे दिया है कोयला, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। तो बेसिक तौर पे भारत के जितने भी कारखाने या फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर बेसिक तौर पे ऊर्जा के रूप में हम लोग कोयले का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है आपका कि ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा उन्हें कहते हैं जो हम लंबे समय से जिनका उपयोग हमारे पूर्वज करते थे, और ठीक है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। तो ईंधन और जीवाश्म ईंधन जो है वह बेसिक तौर पे जो है वह ऊर्जा के दो प्रमुख ईंधन के परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। आपका सही आता है। कारण कह रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत साधन वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाते जा रहे हैं। तो अभी मैंने इसका एक्सप्लेन के बारे में बताया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कारण जो है कथन का सही व्याख्या कर रहा है, और कथन और कारण दोनों सही हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे मैचअप कराना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि फसलों को उन देशों के साथ जहाँ अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है उनका मैचअप कराइए। और सबसे पहले दिया है आपका पटसन। पटसन को इंग्लिश में हम लोग जूट के नाम से भी जानते हैं। तो पटसन पूरे विश्व में सबसे अधिक जो उगाया जाता है वह ब्राज़ील और मिस्र में उगाया जाता है। तो आपका ए का हो जाएगा ए। ठीक है, ए का हो जाएगा ए, यहाँ पे पहले का ए है। उसके बाद दिया चाय, तो पटसन जो है, यहाँ पे अगर पटसन की हम बात करें तो पटसन सबसे अधिक जो उगाया जाता है, पटसन जो सबसे अधिक उगाया जाता है वह उगाया जाता है आपके भारत और बांग्लादेश में। अगर जूट की बात करें तो जूट जो सबसे अधिक उगाया जाता है वह भारत और बांग्लादेश में उगाया जाता है। तो ए का हो जाएगा आपका 4। और उसके बाद दिया है बी चाय। चाय की अगर बात करें तो चाय जो सबसे अधिक उगाई जाती है वह केन्या और श्रीलंका में उगाई जाती है। तो आपका हो जाएगा बी का 3। ठीक है, यहाँ पे भी कि चाय सबसे अधिक केन्या और श्रीलंका में। और बात करते हैं कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी जो होता है सबसे अधिक उगाया जाता है ब्राज़ील और कोलंबिया में। तो सी का हो जाएगा 2।
ठीक है, यहाँ पे आपका सी होता है। और बात करते हैं कपास की, जिसको हम लोग कॉटन या रुई कह लेते हैं, तो कपास का सबसे अधिक जो उत्पादन किया जाता है वह ब्राज़ील और मिस्र में किया जाता है, तो डी का हो जाएगा 1। तो ये आपका इस प्रकार से सही मैचअप होता है। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन कह रहा है कि कई राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित स्कूलों यानी कि विद्यालयों और कॉलेजों की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है कि हर एक राज्यों में इस प्रकार से भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित कॉलेज है जिसको कि राज्यों के द्वारा अनुदान राशि दी जाती है। और आगे की बात करते हैं कि कारण कह रहा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान राज्यों द्वारा विविधता के पोषण को दर्शाता है। तो कारण भी आपका यहाँ पर सही होता है और इसी कारण से राज्य क्या करते हैं, अनुदान करते हैं। अगर भारतीय संविधान की व्याख्या करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और जो अनुच्छेद 30 है वह धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक है का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ यह व्यक्ति के विभिन्न विशिष्टताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। अब यहाँ पे कह रहा है किसके कारण इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो ऑप्शन दिया है पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा है या असमानता या भेदभाव। तो बेसिक तौर पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रूढ़िबद्ध धाराओं का निर्माण जो होता है हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं एवं विशेषताओं के पहचान को करने से रोकता है, साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशिष्टताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। अब यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे कि जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है और किसी समाज के बारे में आम जनता के मन में पारंपरिक रूप से घर की गई धारणाओं को हम लोग रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। तो पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा में ये अंतर है कि बेसिक तौर पे हम फिर से हम आपको बताते हैं कि पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। तो जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। और उसी प्रकार की चीज़ें जब पूरा समाज, ठीक है, यहाँ पे पूर्वाग्रह में कोई एक व्यक्ति आता है और रूढ़िबद्ध चीज़ों में क्या होता है, पूरा का पूरा समाज आता है कि जब पूरा समाज किसी व्यक्ति के या किसी चीज़ों के बारे में उसी प्रकार की धारणा बना लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। इसका अंतिम जो क्वेश्चन है कि संसदीय शासन पद्धति में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो संसदीय शासन पद्धति की अगर बात करें तो पहला कह रहा है कि कार्यपालिका का गठन विधायिका के द्वारा किया जाता है। तो संसदीय शासन पद्धति में हम बेसिक तौर पे बात करते हैं कि कार्यपालिका का गठन जो होता है विधायिका के द्वारा होता है, यानी कि जो होता है कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो यह गलत है, क्योंकि विधायिका आपका जो कह रहा है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये आपका जो कथन है वह गलत है, क्योंकि बेसिक तौर पे आपका जो होता है विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि आपका ए वाला कथन आपका सही है, बी वाला आपका गलत है। जैसा कि फिर से मैं आपको बता दें कि संसदीय शासन पद्धति में होता है कार्यपालिका का गठन जो होता है वह विधायिका के द्वारा किया जाता है और जो विधायिका होती है वह कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन कौन सा होता है, ए वाला, बी वाला आपका गलत है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि ए तो सही है परंतु बी गलत है। तो दोस्तों ये सी टेट के मैराथन क्लास का चौथा क्लास रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।